हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग हमारे सॉलिड स्टेट में समझ लो लास्ट टॉपिक ही कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक रहेगा हमारा सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा रहेगा हमारा सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ना रहेगा और उनके साथ ही साथ समझ लेना ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कंप्लीट होने वाली हैं कि जो सॉलिड है उनकी क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके लिए आप लोगों को कुछ बात समझनी पड़ेगी जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे लाइक कंडक्टर। ठीक, दूसरा कौन आएगा, सेमी कंडक्टर, एंड द लास्ट वन इज इंसुलेटर। अब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर किसको नाम दिया जाता है तो ये बात भी मुझे लगता है कि सबको पता रहती है। कंडक्टर वो जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके या जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके। ठीक, सेमी कंडक्टर, पहले इंसुलेटर। इंसुलेटर वो जिसमें से कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो, मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करती। और बात आता है सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक, तो बात ही हो रही है हमारी किसके बिहाफ पे, कंडक्टिविटी के बिहाफ पे। तो याद रखिएगा, अगर मैं कंडक्टिविटी के बिहाफ पे देखूंगा तो जो मेरा कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स, ये इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, इस रेंज के बीच में लाई करेगी। सेमी कंडक्टर की अगर मैं कंडक्टिविटी देखूं, ठीक, सेमी कंडक्टर की प्यारे बच्चों की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 ओम मीटर इनवर्स होती है। और जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हाईली पुअर होती है ना। ठीक, वो हाईली पुअर होती है, दैट मीन्स 10 की पावर -20 से लेकर 10 की पावर -10 ओम मीटर इनवर्स के रेंज में रहती है। और ये इतना लेस है कि इसको कंसिडर करो या मत करो, बात बराबर है। ठीक, बात आई है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो एक दो चीज़ें और समझना। एक और चीज़, जो कंडक्टर होता है ना उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से समझना कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल करंट जो आता है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है किसके लिए, कंडक्टर की, वो डिक्रीज करने लगेगी। पर जब बात आप इंसुलेटर की करेंगे तो यहां पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके बीच में, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में। क्योंकि कंडक्टर में टेम्परेचर राइज करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, बट जब बात सेमी कंडक्टर की करोगे उस समय जब आप टेम्परेचर राइज कर रहे होंगे उस समय आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर सेमी कंडक्टर के जो बॉन्ड रहेंगे ना वो ब्रेक करेंगे, और एक बॉन्ड जब भी ब्रेक करेगा आपको पता है एक बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड हो गया ब्रेक, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इजिली मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और व्हेन द चार्ज फ्लो, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो उसी से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड उतने हाई अमाउंट में टूटेंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं होंगे, मूव करने के लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक, और उससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कंडक्टर में बॉन्ड स्ट्रांगली अटैच होता है, वहाँ आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं समझना सर इसमें फिर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी टेम्परेचर से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिविटी तो शो ही नहीं कर रहे ना इन लोग, क्या माइनर एकदम कितना नेग्लिजिबल टाइप का तो रेंज है इन लोगों का। तो इसमें आप टेम्परेचर के साथ मत जाइए। एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप सब तो जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के समझ लो कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी सपोर्टर है या उसके कैरियर की तरह बिहेव करता है, क्यों? अगर इस चीज़ पे बात आ जाएगी तो जो अभी पढ़ने वाले हो ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बात और जान लेना कि ये जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये आप लोग को 12th के फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो ऐसा करते हैं ना, हम यहीं पे पढ़ते हैं ताकि हमारा ना एक फिजिक्स का चैप्टर भी हो जाए कंप्लीट, डबल फायदा, 1 पे 1 फ्री। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक होता है
ऊपर में जिसकी एनर्जी हाई रहती है उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको हम नाम देंगे कंडक्शन बैंड। उसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। और जो नीचे में रहता है जिसकी एनर्जी लो रहती है वो रहेगा वैलेंस बैंड। ठीक, वैलेंस बैंड। शॉर्टकट में इसको कंडक्शन बैंड CB बोल लो और ये है वैलेंस बैंड VB। आगे से मैं CB बोलूँ तो समझ लेना कंडक्शन बैंड के बारे में बात हो रही है। हमेशा याद रखिए जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमेशा किसी भी ऑर्बिट में या शेल में या एटम में लोअर एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल में पहले रहते हैं, फिर एक्साइटेड होकर ना हायर एनर्जी में जाते हैं। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहेंगे? आपके वैलेंस बैंड में। और यहाँ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन ना समझ लो रिजिड स्टेट में रहते हैं, मतलब मूव करने को फ्री नहीं है। क्या बोला मैंने? वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो जमे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। मूव नहीं कर रहे हैं जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होने वाली। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का तो डेफिनेशन ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां इलेक्ट्रॉन तो है, ऑब्वियसली है, बट ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इसलिए यहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। पर होता क्या है कि यहां की इलेक्ट्रॉन कई बार थोड़ा एक्साइटेड होकर कहां पहुंच जाते हैं? हमारे कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो आप एक काम करिए ना, कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव रहते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्लेट लगा दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसकी टूवर्ड्स मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना शुरू हो गया। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि दो बैंड रहेंगे हर टाइप के सॉलिड में, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो। नीचे वाली जो लोअर एनर्जी वाली बैंड है उसको हम नाम देंगे वैलेंस बैंड, हायर एनर्जी बैंड इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मिलेगा तो वो हमेशा कहाँ मिलेगा? कंडक्शन बैंड में मिलेगा। अच्छा बच्चे, एक और चीज़ आप सबको पता है कि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ भी वही हाल होगा कि पहले मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन थे एक शील्ड के अंदर थे, ठीक है, उनका एक अपना घर था और ये अपना घर छोड़ के चले गए हैं, तो यहाँ पर बनने लगेंगे होल्स। यहाँ क्या बनने लगेंगे? होल्स। ठीक, ये होल्स में ही पहले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, थोड़ा सा एनर्जी पाके वो लोग एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। अब ये जो होल्स रहेंगे ना, मैंने अभी भी बोला जब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन पे आप सबको पता है कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ऐसे ओ करके दिखा रहा हूँ ना, वो क्या है? होल है। और होल्स को आप लोग कैसे कंसीडर करोगे? पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक, क्योंकि इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, कंडक्टर के केस में याद रखिए, कंडक्टर के केस में ये जो गैप रहता है ना, ये बहुत मिनिमम रहता है। ये इनफैक्ट ये समझ लो कि एक दूसरे में टच में ही रहते हैं। ठीक, इसलिए वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा भी थर्मल एनर्जी मिलेगा, कूद के उस पार से उस पार चले जाएंगे। क्लियर है? इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या है? वेरी हाई है। और वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? एक सपोर्टर है, कंडक्टर है। बट जब सेमीकंडक्टर की बात आएगी तब यहाँ पर एक प्रॉपर गैप आता है और इसी गैप को हम लोग एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम देते हैं। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप किसके गैप पे डिफरेंस क्या होगा? कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी के डिफरेंस की इक्वल होगा। और याद रखिए सेमीकंडक्टर के लिए ये डिफरेंस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जो वैलेंस सेल में, जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो अब इजीली कंडक्शन बैंड में जाएंगे क्या? तो नहीं, अब एक प्रॉपर एनर्जी गैप चाहिए। अगर हाँ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, उससे ज़्यादा मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँचेगा। और जब कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा तभी तो वो फ्लो करेगा और तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये याद रखना, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या रहता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक गैप रहता है।
ठीक। और अगर बात करूं मैं इंसुलेटर की, इंसुलेटर में क्या खास बात हो जाती है कि यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, इसको एक्चुअली में और ऊपर बनाना चाहिए, यहाँ बनाता हूँ मैं, ठीक। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक मेजर एनर्जी गैप आता है। मतलब यहाँ पर जो फॉरवर्डन एनर्जी गैप आएगा, कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी, वो याद रखना, वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज की आती है। इसका मतलब कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सब में होंगे, किसी भी टाइप का सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, गैस रहे, विदाउट चार्ज विदाउट इलेक्ट्रॉन कोई एटम का डेफिनेशन ही नहीं बनता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में रहेंगे, बट ये गैप इतना ज़्यादा है ना कि ये कभी उस जगह पहुंचेंगे ही नहीं कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। इसीलिए जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली, नाम से ही भी क्लियर है, इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्टर है और इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एक प्रॉपर एनर्जी गैप रहती है अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और यहाँ वो गैप बहुत माइनर होती है, आइदर जीरो ही होती है। अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए कि वैलेंस बैंड की एनर्जी और कंडक्शन बैंड की एनर्जी का जो ये बीच का गैप है एकदम एक दूसरे में ओवरलैप कर जाए, तो वहां जनरेट हो जाता है सुपर कंडक्टर का केस। मतलब वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन जब मन करेगा तब कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे, मतलब उसकी कंडक्टिविटी सुप्रीमली हाई होगी ना। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देंगे सुपर कंडक्टर। बट ये बात भी सत्य है कि सुपर कंडक्टर बस एक हाइपोथेटिकल थॉट मात्र है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हालांकि भी कुछ साल पहले सुपर कंडक्टर पे वैसे दुनिया में अलग अलग कंट्री कंटिन्यू रिसर्च कर रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी अगर सुपर कंडक्टर सच में फॉर्म कर लिया जाएगा। तो हमारे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि कुछ साल पहले टाटा रिसर्च सेंटर जो इंडिया का है, ठीक है, रतन टाटा जी का, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी साइंटिस्ट है, उन्होंने नियर अबाउट सुपर कंडक्टर टाइप की चीज़ों को या उसकी प्रॉपर्टी को अचीव किया है। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात, मतलब प्राउड मोमेंट है कि सुपर कंडक्टर के डिस्कवरी के फील्ड में अभी इंडिया का नाम काफ़ी सारे कंट्री से बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन था। हालांकि सुपर कंडक्टर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी तक उसका पूरा एविडेंस नहीं है, तो बस समझ सकते हो, बस वो एक थॉट है बस। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स के बारे में। चलिए इसको हटाया जाए भाई। अब सेमीकंडक्टर क्या है ये बात तो हम समझ गए, उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कितनी आएगी ये बात भी क्लियर हुआ। उसके टाइप्स क्या हैं अब इस चीज़ में आते हैं। मतलब देखो, आप लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे ना फिजिक्स में, तो सेमीकंडक्टर करके आपको अलग से ही पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ भी यही सारी चीज़ें होंगी जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब हम मूव करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। और ये सारी चीज़ें आप लोग के केमिस्ट्री में भी है, बहुत अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर क्या है ये बात तो आप समझ गए, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या हो बीच में वेरी करे। इसकी खास बात है कि ये दो टाइप का होता है। एक आपका बच्चों आता है इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। इंट्रिंसिक का मतलब आप समझ लेना, वो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, उसमें किसी भी दूसरे सब्सटेंस की या मेटल की या एलिमेंट की मिलावट नहीं हुई है, प्योर है वो, अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण वो सेमीकंडक्टर का रोल प्ले करता है, ठीक। पर जो एक्सट्रिंसिक है इसमें डोपिंग कंपलसरी होगी। अब डोपिंग क्या होता है मैं अभी समझाने वाला हूँ। और ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप वाले दो टाइप में। एक कहलाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा कहलाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। तो चलिए हम एक एक को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि पहला हमारा इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर एक्चुअल में है क्या, ठीक। सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो मैंने पहले ही बोला इसकी पहली प्रॉपर्टी कि ये लोग प्योर सेमीकंडक्टर हैं। ये लोग कैसे सेमीकंडक्टर हैं, तो प्योर सेमीकंडक्टर, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उस सब्सटेंस में किसी भी टाइप की एक्सटर्नल डोपिंग करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। वो अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण ही अपने आप को सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करवाएंगे,
ठीक है, तो लिख लीजिएगा ना, ड्यू टू देयर इंटरनल प्रॉपर्टी दे बिहेव लाइक एज अ सेमीकंडक्टर। ऐसे ही सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने जर्मेनियम ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा जर्मेनियम एटम है, किस फैमिली का होता है जर्मेनियम, याद रखो सिलिकॉन जर्मेनियम सब कार्बन फैमिली के है ना। आपने सॉलिड स्टेट में बार बार ये चीज पढ़ा है कि अगर 0 केल्विन पर हो, आप ओके नहीं लिखा है, वो 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सॉलिड रहता है वो अपने प्योर स्टेट को, अपनी प्योर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। ये समझ लो एक बॉन्ड है, और आपको पता है एक बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मान लेना एक ही बॉन्ड है, हालांकि मैंने 2 लिखा है, बिकॉज अभी आप कहाँ हो 0 केल्विन, और जर्मेनियम किस फैमिली का मेंबर है, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, सिलिकॉन की भी 4, जर्मेनियम की भी 4। तो ये मान लीजिए अभी प्योर स्टेट में है, ठीक है, अपने पूरे क्रिस्टल की इफेक्ट को मेंटेन करके रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अरे किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है भाई, इसीलिए 8 दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मान लो एक प्रॉपर टेम्परेचर आ गया, अगर मैंने एक टी टेम्परेचर ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सॉलिड स्टेट में यही बात तो पढ़ा है कि जब भी टेम्परेचर राइज होता है तब उसमें क्या जनरेट होता है, डिफेक्ट्स। तो यहाँ इस जर्मेनियम एटम में अब आने लगेंगे डिफेक्ट्स, ठीक, मान लीजिए 2 जर्मेनियम एटम है, ठीक, यहाँ जनरेट हो जाएगा डिफेक्ट। और डिफेक्ट किस टाइप का होता है, आप लोग पढ़ते थे ना शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, उसमें क्या होता था, एटम या आयंस अपना क्या करते थे, लैटिस छोड़ के आना जाना करते थे। वही हाल यहाँ भी होना है कि यहाँ पे मान लीजिए पूरे के पूरे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, पर कुछ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, एस्केप आउट कर गए, और जो इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट करेंगे उनके कारण क्या जनरेट हो जाएगा, होल। उनके कारण क्या जनरेट हुआ, ये क्या है, हमारा होल है। अब प्यारे बच्चों आप एक बात समझना, ये जो होल जनरेट हुआ है, ये होल मैंने अभी भी आपको बताया था, होल का मतलब ही समझ लेना पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये होल अब क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इसके बगल का इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस होल के पास पहुंचेगा, तो समझते हो ना लो प्रेशर जोन के पास पूरी हवाएं आ जाती हैं, वही वाला हाल है कि इस पॉजिटिव कैरियर के पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहुंचा, जब ये यहाँ जाएगा तो फिर इसका जगह खाली हो गया, मतलब अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, होल। फिर ऐसे ही ये होल तीसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो जो होल है, वो मतलब होल, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट की ओर मोशन कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, एंड व्हेन द चार्ज फ्लो देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ये बात तो सबको पता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो मैटर नहीं करता, ठीक है, चार्ज फ्लो करे तो इलेक्ट्रिसिटी को आना है। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो कर रहा है, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण खुद का इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, एज वेल एज होल। होल क्या है, अपने आप में पॉजिटिव चार्ज ही तो है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है बच्चों, और ये भी तो मूवमेंट कर रहा है ना, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है ना, तो होल के कारण एक अपना इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और दोनों का सम किसके इक्वल होगा, टोटल करंट का। तो याद रख लीजिए कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट आता है वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू होल का क्या होता है, हमेशा सम होता है। हालांकि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मतलब फ्लो का डायरेक्शन और होल के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के क्या रहने वाला है, अपोजिट रहने वाला है। बिकॉज एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, कॉमन सी बात है। एक उधर जाएगा तो एक इधर आएगा। वो सलमान खान का डायलॉग सुने हैं ना भाईजान का कि अरे छोड़ो डायलॉग मैंने भी भूल गया, एक्टिंग करने नहीं आता। चलिए इधर आइए, ये बात समझ में आई। एक और खास बात थी कि प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वो इक्वल हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ होल्स के। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन शुड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्यों, क्योंकि प्योर टाइप का है। एक ही इलेक्ट्रॉन निकला था तो वहां होल बना था, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो वहां 2 अलग अलग होल्स बनते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर, होल का नंबर आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। किस में, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में। तो ये हमारा इंट्रिंसिक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में पढ़ने के लिए, और वो है कुछ नहीं
दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या है वो? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या खास बात होती है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो ये बनता है बाय डोपिंग से। डोपिंग का मतलब क्या होता है? मिलावट करना। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में या सब्सटेंस में किसी दूसरे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? डोप्ड करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टील बनाना है, तो स्टील में आयरन के साथ आप लोग बहुत सारे एलिमेंट लाइक निकिल, क्रोमियम, इन सबको क्या करते हैं? डोप्ड करते हैं। इसलिए उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाती है। थोड़ा लचीलापन रहता है, हाई स्ट्रेंथ रहता है, एंटी रेजिस्टिव रहती है, रस्टिंग नहीं होता उसमें। तो ये सारी बातें रहती है ना स्टील में। तो कैसे होता है? डोपिंग से। डोपिंग का मतलब ही जैसे दूध में दूध वाला भैया कई बार पानी मिला देते हैं ना, तो वो भी समझ लो केमिस्ट्री के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। यहाँ डोपिंग करनी रहती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। और वो डोपिंग भी किस टाइप के एलिमेंट की करनी है? तो एक होता है ट्राई एटॉमिक एलिमेंट या ट्राई वैलेंट एटम, ट्राईवैलेंट एटम या पेंटावैलेंट एटम की। ट्राईवैलेंट एटम और पेंटावैलेंट एटम की। जब ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग होती है तब किस टाइप का बनता है? और जब पेंटावैलेंट एटम की डोपिंग होती है तब क्या बनता है? अच्छा, डोपिंग करनी किस में है? तो भैया डोपिंग आप पहले से जो एक सेमीकंडक्टर रहेगा, लाइक मान लीजिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये लोग पहले से सेमीकंडक्टर है, उन्हीं में आप लोग ट्राईवैलेंट एटम और पेंटावैलेंट एटम की जब डोपिंग करेंगे तो उससे एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होगा जिसको हम पी टाइप या एन टाइप कहेंगे। तो अब हम लोग सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। उस नए वाले सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में मान लो। ठीक, किसको पढ़ने जा रहा है? पी टाइप। या पहले मैं आप लोग को एन टाइप पढ़ाता हूँ, पी टाइप इजी पड़ जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक के टाइप है ना, पी टाइप और एन टाइप। ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है भैया पी टाइप में एज वेल एज एन टाइप में। ये बात तो हमने अभी पहले भी देखी थी। कब बनता है एन टाइप? तो एन का मतलब ही याद रखना बच्चों, एन का मतलब ही, या एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ और पी टाइप एन टाइप को दोनों को ना एक साथ को रिलेट ही करा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस के बीच में भी चीज़ें याद रह जाएंगी। ये मान लीजिए मेरा एन टाइप है एंड दिस इज माई पी टाइप। सिंपल, ध्यान देंगे। एन टाइप का मतलब, एन मतलब समझ लो ना नेगेटिव, कोडवर्ड समझ लो। एन का मतलब नेगेटिव। आप पूरे सेमीकंडक्टर में केवल दो ही चीज को ध्यान में रखो, एक इलेक्ट्रॉन जो किसका वो रोल प्ले कर रहा है? नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह, ये नेगेटिव है, ठीक। और दूसरा है होल, होल किसका रोल प्ले कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह। दो लोग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। होल कौन है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, एन का मतलब ही है कौन? नेगेटिव। नेगेटिव का अमाउंट, नाम ही नेगेटिव है, इसका मतलब इस बार नेगेटिव का जो अमाउंट है वो पॉजिटिव से क्या होना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। दैट मीन्स कि आप सीधे सीधे समझ गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस बार वो नंबर ऑफ होल्स से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। पी का मतलब क्या? पी मतलब आप लोग समझ लो पॉजिटिव। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, पी मतलब पॉजिटिव ऐसे लिखना मत, वो किसी बुक का नहीं है, वो बस याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं। पॉजिटिव का मतलब कि भैया इस बार जो नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, नंबर ऑफ होल्स रहेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। कॉमन सी बात है, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक दो बातें समझ लो। देखो, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में थे, यहाँ इक्वल नंबर में नहीं है एक्सट्रिंसिक के टाइप में, ठीक। किसी में होल ज़्यादा है तो किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लाना है, तो आपको कैसे एलिमेंट या एटम्स लेने पड़ेंगे? तो याद रखना, आप रेफरेंस लाइन 4 को बना लो, ठीक। तो 4 को रेफरेंस लाइन बनाना है। मुझे एन टाइप का अगर चाहिए, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करना चाहिए नंबर ऑफ होल्स पे। समझना बात को। आप 4 को ना हमेशा क्या मान लो? आप 4 को होल्स मान लो। क्या मान लो? होल मान लो। 4 होल्स आपके पास पहले से अवेलेबल है। आपको इलेक्ट्रॉन को डोमिनेट कराना है होल्स पे, दैट मीन्स कि अब आप क्या करोगे? आप 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए, दैट मीन्स कि मैं समझ गया कि मैं कैसा एलिमेंट लेकर आ रहा हूं, तो पेंटावैलेंट एटम लेकर आऊंगा। कैसे एलिमेंट लेकर आना पड़ेगा? पेंटावैलेंट एटम, दैट मीन्स ग्रुप 15 के एटम। तो ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। उसके सेमीकंडक्टर में आप लोग आर्सेनिक ले लेंगे, एंटीमनी ले लेंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक। यहां पर आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? यहां पर आप मान लीजिए कि आपके पास 4 होल्स पहले से हैं
और इस बार होल्स को डोमिनेट कराना है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा ताकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 होल्स डिफ्यूज हो जाए और एक होल एक्स्ट्रा बच जाए जो इलेक्ट्रॉन पे डोमिनेट कर जाए। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का एटम। 3 इलेक्ट्रॉन का एटम मतलब ट्राईवैलेंट एटम, ठीक। ट्राईवैलेंट एटम मतलब व्हाट, ग्रुप 13 एटम, जिसमें आप एल्यूमिनियम ले लोगे, बोरॉन ले लोगे, एक्सेट्रा इंडियम ले लोगे, ये सब आप लोग के क्या आ जाएंगे, ट्राईवैलेंट। इसमें आप आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब एटम लेंगे, फास्फोरस, ठीक, एक्सेट्रा। तो एन टाइप में याद रखना पेंटावैलेंट आता है डोपिंग में करने के लिए, और पी टाइप में आप याद रखेंगे कि ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको समझा दूं, मैंने अभी आपको ये कंडीशन बताया था कि भैया हमारे पास बैंड होते हैं, कौन कौन से बैंड होते हैं, तो भैया एक होता है नीचे वाला वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो मूव नहीं कर सकते, और दूसरा कौन आता है, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का जो एनर्जी का गैप था, ये एनर्जी का गैप कहलाता था फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ये आता था अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। सिमिलरली प्यारे बच्चे ध्यान देना कि इसमें बीचों बीच से एक लेयर निकलती है एनर्जी की, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं फर्मी लेयर। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेयर या फर्मी लेयर, बस लिख दे रहा हूं, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेयर, वो बीचों बीच से जाएगी, ठीक है। यहां भी समझना, ये इसको चलो हटा रहा हूं मैं, इसको तो पहले बस समझाने बस के लिए था कि यहाँ भी ऊपर में कौन है, हमेशा कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड से ज़्यादा रहेगी, तो उसको ऊपर में रखना, और ये है नीचे मेरा वैलेंस बैंड। बीचों बीच से कौन गया, हमारा फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक। फर्मी एनर्जी लेयर जाता है, बीचों बीच से जाता है, किसके लिए, इंट्रिंसिक में। अभी जब आप एक्सट्रिंसिक पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको हमेशा ये बात बोली थी कि होल्स कहाँ मिल रहे थे, होल्स तो तब मिल रहे थे ना जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जा रहे थे, और यहाँ पे क्या जनरेट कर दे रहे थे, होल्स को। बात समझ में आ रही है, मतलब होल हमेशा कहाँ मिलते हैं, वैलेंस बैंड में। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन डोमिनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपका फर्मी एनर्जी लेयर आ रहा है या फर्मी एनर्जी लेवल आ रहा है, वो कंडक्शन बैंड के क्लोजर रहेगा। वहीं जब आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर कर रहे होंगे, उसमें होल्स डोमिनेट कर रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, और होल्स मिलते कहाँ हैं भैया, होल्स मिलते हैं आप लोगों को वैलेंस बैंड में। मतलब इस बार जो एनर्जी लेयर रहेगा, कौन सा, फर्मी एनर्जी लेयर, वो किसके क्लोजर रहेगा, वैलेंस बैंड के। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो आगे से आपको एन टाइप पी टाइप में अगर डिफरेंस करने आए तो आराम से बोल दोगे पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, नंबर ऑफ होल्स डोमिनेट करेगा उधर, तो इधर इलेक्ट्रॉन करेगा। इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के क्लोजर रहेगा, और इसके केस में फर्मी एनर्जी लेवल आपका वैलेंस बैंड के क्लोजर रहेगा, और इसका जो एनर्जी गैप आता है वो कितना रहता है, अराउंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर है ना। तो ये था आप लोग का सेमीकंडक्टर का पूरा ओवरव्यू। तो यहाँ पर हमने हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे जो बुक में दिया था सिलेबस, हमने उसको तो पूरा कंप्लीट किया। अब बहुत छोटा सा और प्रॉपर्टी रह जाता है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो सॉलिड है उसके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें। तो भैया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए किसका, सॉलिड का, इन सॉलिड, तो सॉलिड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसको हम लोग 5 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला आप लोग याद रख लेना, पहला है पैरामैग्नेटिक, इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ठीक। दूसरा आपका आता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये तो क्लास 11 से चले आ रहा है ना। तीसरा याद रखना, और ये पूरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दैट इज फेरोमैग्नेटिक, एंड नेक्स्ट इज जस्ट इसका अपोजिट एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट, वो फेरोमैग्नेटिक था, ये फेरी मैग्नेटिक रहेगा। ये क्या रहेगा, फेरी मैग्नेटिक, ठीक। तो हमको ये 5 टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक। बस आप लोग इसको नोट कीजिए।
अब चलिए हम क्या करते हैं, एक एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जस्ट देखते जाते हैं कि पहला जो आया है पैरामैग्नेटिक क्या है, कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी सब्सटेंस केवल तभी शो करेगा जब सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हो, आयन हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, शुड हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उसके पास कंपल्सरी होने चाहिए, तभी वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्चुअल होता क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इन मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सी बात है, इन मैग्नेटिक फील्ड दे शो एट्रैक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करते हैं, एट्रैक्शन शो करते हैं, इसीलिए दैट्स वाई मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड होंगे, एंड बाय रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे, एमएफ मतलब समझ लेना, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, लूज देयर मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर मतलब कहीं ना कहीं इनका जो अट्रैक्शन है ना वो थोड़ा सा वीक है। मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, मतलब मैग्नेट के रिस्पेक्ट में एक्टिव हो जाएंगे, बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव करेंगे वैसे ही अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर बैठेंगे, गायब हो जाएगा इनका सारा मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक कहलाएंगे। और इन सब्सटेंसेस के अगर एग्जाम्पल लेने हैं बच्चों, तो इनके एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल तो पहले छोड़ो, जो मैग्नेटाइज्ड हुआ तो उसका कुछ तो वैल्यू आएगा, तो वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, तो याद रखना वो रूट में n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन से आप लोग कंसिडर करेंगे, वेयर n इज नथिंग बट दिस इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इसको यूपी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं पढ़ना, ठीक है, इंडिया में है तो उत्तर प्रदेश होता है, यूपी का मतलब होता है भाई, बट हमारे लिए केमिस्ट्री में ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रखिएगा, आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने Fe+2 लिया, Ni+2 लिया, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे मैग्नेटिक एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे ना। या आप मान लीजिए TiO हो गया, बड़े सारे हैं हमारे, Cr+3 हो गया, ये सारे के सारे मैग्नेटिक एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। इनफैक्ट ऑक्सीजन गैस खुद O2 ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैंने Fe+2 लिया ना, तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, Ar4s2 3d6, ये आयरन का होता था। Fe+2 का मतलब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल तो 4s ही है। तो 3d में कितने भैया d है, तो d में कितने सब शेल्स आते हैं, 5, और हमको इलेक्ट्रॉन कितने फीड करने हैं, 6, मतलब ये 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ना खुशहाल लोग जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए, ये तो पेयर्ड हो गया ना। अब जब पेयर्ड हो गया उसका हाल समझ रहे हो, हमारी गिनती लायक नहीं है, बेकार है वो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 आया बच्चों, तो आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि इस बार अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लाने जाऊँ तो रूट में इसी फॉर्मूले को पुट कर रहा हूँ, तो 4 × 4 + 2 मीन्स रूट में 4 × 6, रूट कितना आया 24, मतलब 4.85 बोर मैग्नेटॉन के आसपास इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा। ऐसे ही आप लोग Ni+2 CO+2 का आप लोग कंसीडर करना। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट कीजिए इन सारी चीज़ों को, फिर हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए, तो इसको हटा रहे हम लोग, पैरामैग्नेटिक की सारी बातें हम लोगों ने ठीक से समझ ली। अब हमारा सेकंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किसको पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक। हालांकि क्या होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये चीज़ें तो आप लोग क्लास 11 से ही जान रहे हैं, इनफैक्ट उससे पहले से भी जान सकते हैं, ठीक है, साइंस की कोई उम्र थोड़ी भी होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कब कैसे बनते हैं,
तो इनका तो नाम लेके ही समझ जाना कि डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये नो ही लिखा हूँ ना, या नॉट ही लिख दे रहा हूँ, नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। या अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या रहेंगे, यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे। एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला ना, क्योंकि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी अगर आ गया सब्सटेंस में तो भैया वो डायमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं आना चाहिए, पूरे पेयर्ड होने चाहिए। ठीक, साथ ही साथ में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, ये तो बात क्लियर हुआ। मगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऐसे सब्सटेंस को रखेंगे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसे सब्सटेंस को रखूंगा तो सीधी सी बात है, इन मैग्नेटिक फील्ड ये लोग क्या हो जाते हैं, रिपेल्ड हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कैसा फील करते हैं, रिपल्शन का फीलिंग करते हैं। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में रखो या मत रखो, ये तो मैग्नेटाइज्ड नहीं होने वाले। ठीक है, ढीठ लोग हैं, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, आप कितना ही मैग्नेटिक फील्ड लगा लो। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे एग्जाम्पल ले लो, लाइक TiO2 आ गया, V2O5 आ गया। ठीक है, वैसे V2O5 को कहीं और के लिए भी रख लो। तो ऐसे एग्जाम्पल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। स्कैंडियम के Sc2O3 ले लो, स्कैंडियम +3 चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप की एग्जाम्पल जो रहेंगे हमारे, ये क्या रहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट पे आएंगे हम लोग, इसको फिलहाल आप लोग नोट कीजिए। इसी की एग्जांपल में एक दो ठो और भी नोट कर सकते हो, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, या मान लो वही V2O5 लिखा था, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल के देख सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा डायमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो थोड़ा सा नया लगेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये तो आप लोग बहुत पहले से भी जानते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान, पर आपको वैसे ही वर्ड्स में समझना है ना। फेरोमैग्नेटिक के लिए याद रखना, कुछ फ्यू सब्सटेंसेस, अब फ्यू सब्सटेंसेस शो strong attraction towards the magnetic field, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में ना वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करेंगे। अब एक बात आप खुद समझिए कि मान लीजिए ये एक मेरा कुछ है जिसमें बहुत सारे एटम्स रखे हुए होंगे, ठीक, और मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया NS, तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये शो करने वाले ना कि सारे सेम टाइप के एटम एक साइड हो जाएंगे, मतलब सारे मान लो पॉजिटिव वाले एक साइड पहुंच गए और सारे नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, एक साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ ये बनने लगेंगे एक एक, मान लो ये डायपोल की तरह बिहेव करने लग रहा है। किसकी तरह बिहेव करने लग रहा है, डायपोल। और इन सारे डायपोल्स का जो सेंस है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब है इस चीज को हम लोग नाम देते हैं डोमेन। ठीक, तो यहाँ जो डोमेन स्ट्रक्चर आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। डोमेन स्ट्रक्चर कैसा है, पैरेलल स्पिन वाले हैं। इसका मतलब कि अब साफ साफ देखो ना, सारे एक साइड हो गए हैं, मतलब अगर ये ऊपर गया है तो इसका भी स्पिन अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड है। तो इस केस में जो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन करेगा। कौन से सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, ये है हमारा फेरोमैग्नेटिक की खास बात। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किसकी आती है, तो फेरोमैग्नेटिक की आती है। एग्जाम्पल अगर देखना रहेगा तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनकी पूरी फैमिली को ही हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, याद रखना ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक के बाद एक आते हैं, ये पूरे के पूरे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहलाएंगे। इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सुप्रीमली हाई रहेगा ना। और साथ ही साथ में CrO2 भी याद रख लेना। एक और एग्जांपल, एक खास बात और बच्चों, कि भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक एक्टिव है, ओके अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक एक्टिव है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटिक एक्टिव था, बट उनमें फर्क क्या है, तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन रहता है तब वो मैग्नेटिक एक्टिव होते हैं, बट जैसे ही आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हो, ऑफ करते हो, तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देता है।
बट फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं है, यहाँ इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन है कि ये परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट मैग्नेट में। तो याद रखना, अगर परमानेंट मैग्नेट अगर कोई पूछे तो कौन से सब्सटेंस है, तो वो है हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे एक आयरन के रॉड पे अगर मैं कॉपर वायर लपेट के उसमें हाई इंटेंसिटी ऑफ करंट फ्लो करवा दूं, तो करंट के फ्लो करने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो उस समय तो मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, बट कुछ समय बाद अगर मैं उसको ऑफ कर दूं करंट को, तो ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बावजूद उसके भी वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। तो यही फर्क है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में, कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जैसे गया उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चले जाती है। यहाँ एक बार मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑन किया, उसके बाद आप उसको ऑफ भी कर दो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही बने रहती है। तो इसको आप नोट करो। नेक्स्ट इसी का हम लोग पढ़ने वाले हैं अपोजिट, दैट इज व्हाट। चलो फिलहाल के लिए इसको हटाओ ना, ठीक, ये पूरी प्रॉपर्टीज को चलो मैं हटा दे रहा हूं। इसी का जस्ट अपोजिट होता है और वो रहेगा हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या रहेगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें क्या खास बात होगी कि इनका जो डोमेन स्ट्रक्चर रहेगा, जो डोमेन स्ट्रक्चर है, आर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बट जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो इनके स्पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट रहने वाला है। अपोजिट रहेगा, या ऐसा बोलना चाहिए कि एंटी पैरेलल रहेगा। जो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? अपोजिट या एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल फॉर एग्जांपल आप समझना, या ऐसा मैं कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या होना जाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये स्ट्रांगली रिपेल होंगे। ये क्या होने वाले हैं? स्ट्रांगली रिपेल होंगे। जैसे अभी आपने देखा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांग अट्रैक्शन शो कर रहा था, यह स्ट्रांग रिपल्शन होगा। इसका मतलब क्या होने वाला है कि भैया इनके कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो भैया ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये अपोजिट स्पिन टाइप का बनने लगेगा। ठीक, तो ये आपका जब भी डोमेन बन रहा है तो आप सब साफ साफ देख पा रहे हैं कि डायपोल टाइप का बन रहा है, और ये डायपोल एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट नेचर के हैं। इसका मतलब एक का स्पिन अगर अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है, फिर अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड है, एंटी पैरेलल हो रहे हैं एक दूसरे के। तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये लोग एक दूसरे के जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या मैग्नेटिक मोमेंट है उसको क्या कर रहे हैं? कैंसलाइज कर दे रहे हैं, और परफेक्टली कैंसलाइज कर देते हैं। इसीलिए इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है? 0 आ जाती है। मतलब आप लोग इसको मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में रखो ही नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसा बोलूँगा कि इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आता है वो क्या आ जाता है? मिनिमम आता है। किसकी? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। और इसके एग्जांपल्स अगर देखना चाहो तो इसके एग्जांपल्स में याद रख लेना भाई, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो जो एग्जांपल्स बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखना है। मैंगनीज के ऑक्साइड आ जाएंगे, MnO हो गया, दूसरा MnO2, तीसरा Mn2O3, Mn2, और एक और याद रखना Fe2O3। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें ये पूछ भी चुका है ना। तो जो एग्जाम्पल की लिस्ट है उसको तो आपको दिमाग में रखना है, तो इसको नोट करो बच्चों। फिर लास्ट हमारा एक मात्र और बच गया है और उसको हम लोग डील कर लेते हैं। तो हमारा फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले के नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, दैट इज फेरीमैग्नेटिज्म। सबसे पहले तो आप समझिए कि फेरीमैग्नेटिज्म आता कब है। ठीक, कैप बदल गया इसका, ये ठीक। फेरीमैग्नेटिज्म कब आता है? तो भैया आप यहाँ पर समझिएगा कि फेरीमैग्नेटिज्म shows by those substance which magnetic moment in domains
जो डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन बोल सकते हो इन अ सब्सटेंस, या ऐसे ही बोल रहे हो, आर इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल both in unequal number। होता क्या यहां पर आप समझिएगा पूरी बात को कि मान लीजिए ये आपका सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि पैरेलल स्पिन वो भी आएंगे एज वेल एज आपके कुछ एंटी पैरेलल वाले भी आएंगे, और उससे फिर क्या हो जाएगा, उससे यहां पर एक बात तो आप समझ पा रहे हो, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या थे, सारे सेम डायरेक्शन में थे। जब आपने एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होते थे, पर हाँ वहाँ पर जो भी आपके आते थे डोमेन्स उनके नंबर्स होते थे सेम, इसलिए टोटल कैंसिल हो जाता था और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी मिलती थी, 0। किसमें, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में। फेरी मैग्नेटिज्म उससे थोड़ा सा अलग है। फेरी मैग्नेटिज्म के केस में आपके पैरेलल एज वेल एज एंटी पैरेलल स्पिन वाले आएंगे, और जरूरी नहीं है कि एक पैरेलल ऊपर गया है तो दूसरा नीचे ही आए, नॉट कंपल्सरी। बट हाँ ओवरऑल जब आप देखोगे ना तो ओवरऑल इसका क्या मैग्नेटिक जो मोमेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी क्या, तो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि भैया मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो तब आता जब इनके नंबर क्या होते, इक्वल होते। मैंने पहले से ही मेंशन कर दिया है अनइक्वल नंबर, मतलब अगर 10 अपवर्ड है तो हो सकता है 7 डाउनवर्ड हो, तो पूरी तरह से तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो नहीं हुआ। मतलब आप साफ साफ यहाँ से एक बात समझ पा रहे हैं कि जो फेरी मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा फेरोमैग्नेट का। किसका, फेरोमैग्नेट का। और सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है एंटी फेरोमैग्नेट का। फेरोमैग्नेट इसका सबसे कम होने वाला है, ठीक। ये जो फेरी मैग्नेट है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके बीच में लाई करेगा। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, ये मान लीजिए ये एक पॉइंट था एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं भाई, तो इसके एग्जाम्पल में तो पहले तो आप लोग Fe3O4 लोगे, फिर MgFe2O4 या ZnFe2O4, सारी NCERT में सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और जानना बच्चों कि जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, हालांकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपोज करने का ही काम कर रहे हैं, इसलिए तो उनका मैग्नेटिक जो मोमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत लो आ रहा है। पर जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो इनका जो बेसिक नेचर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपोज करने का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो उस समय जो मेरा फेरी मैग्नेटिज्म है, ठीक, वो फेरी मैग्नेटिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म में, ठीक। तो हाई टेम्परेचर पे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये था आप लोग का पूरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और अगले क्लास से हम लोग एक नए ही चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करो, और बच्चों अपने को आप बिल्कुल सेफ रखो, फैमिली को भी सेफ रखो, अवेयर रहो, खूब पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।